नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। मथुरा से खबर है, जहां पर एसटीएफ के प्रार्थना पत्र पर सिविल कोर्ट में आज बहस हुई और पीएफआई के चारों सदस्यों से पूछताछ के लिए एसटीएफ को सौंप दिया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने रिमांड की अनुमति दे दी है। 48 घंटों के लिए एसटीएफ ने पूछताछ के लिए अनुमति मांगी थी, जो अनुमति उनको मिल गई है। तो ऐसे में पीएफआई के चारों सदस्य जो कि गिरफ्तार किए गए थे पहले, उनकी रिमांड अब एसटीएफ के पास 48 घंटे के लिए रहेगी और 48 घंटे में एसटीएफ उन तमाम सवालों को पूछेगी जो कि हाथरस कांड के बाद लगातार सामने में आए हैं। तो एसटीएफ को 48 घंटे के लिए ये रिमांड दी गई है। आपको बता दें कि कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों को सुना गया, मथुरा के सिविल कोर्ट के अंदर, और वहां पर सत्र न्यायालय में आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद 48 घंटे की जो रिमांड है वो यहां दी गई है एसटीएफ को। तो एसटीएफ के प्रार्थना पत्र पर सिविल कोर्ट में हुई बहस, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दी रिमांड की अनुमति। तो 48 घंटों के लिए एसटीएफ ने पूछताछ की अनुमति एसटीएफ को मिली है और ऐसे में ये प्रार्थना पत्र दिया गया था कोर्ट के अंदर एसटीएफ की तरफ से कि पीएफआई के सदस्यों की रिमांड चाहिए। गगन हमारे संवाददाता हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। गगन, आज कोर्ट के अंदर बहस के दौरान क्या तर्क दोनों पक्ष की तरफ से रखे गए थे? जी सर, मैं बता दूं आपको कि आज जो है एसटीएफ ने चारों पीएफआई के सदस्यों के लिए एक एप्लीकेशन दायर की थी कि पीएफआई के चारों सदस्यों को रिमांड के लिए एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिस पे दोनों पक्षों की 1 घंटे दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने 48 घंटे के लिए पीएफआई के चारों सदस्यों को एसटीएफ की रिमांड पे अनुमति दी है। वहीं कल जो है आलम और मसूद की बेल सुनवाई पर भी सुनवाई होनी थी। हो सकता है कि पीएफआई की रिमांड पे देने की वजह से उसे आगे टाला जाए। आज शाम 5 बजे से लेकर और 6 नवंबर शाम 5 बजे तक पीएफआई रिमांड पर रहेंगे चारों पीएफआई सदस्य। अच्छा, साथ ही साथ एसटीएफ के वो कौन से सवाल होंगे जो कि, क्योंकि एसटीएफ की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया है, हाथरस कांड में ऐसे कौन से पहलू थे जिसको लेकर पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ बहुत जरूरी थी और इसीलिए प्रार्थना पत्र दिया गया? देखिए, मैं निश्चित तौर पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस समय इनकी गिरफ्तारी की गई थी, उस समय इनके पास से भड़काऊ साहित्य और विदेशी फंडिंग जैसी तमाम चीजें जो है सामने आई थी। उसी को लेकर पहले क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही थी। क्राइम ब्रांच जांच करने के बाद ये प्रकरण जो है एसटीएफ के पास ट्रांसफर किया गया और एसटीएफ लगातार इसमें जांच कर रही है। कहीं ना कहीं बड़े मुद्दे भी एसटीएफ के सामने आए होंगे, जिन मुद्दों को लेकर एसटीएफ इनसे लगातार पूछताछ करना चाहती है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो 48 घंटों के लिए एसटीएफ को ये रिमांड मिलेगी और ऐसे में ये जो रिमांड दी गई कोर्ट की तरफ से ये काफी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि कई सवालों के जवाब मिलना भी बाकी है। क्या पीएफआई और किसी बाहरी ताकत की कोशिश थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल को बिगाड़ा जाए? इस पहलू पर जो जांच होगी, पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ होगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी। खबर कुशीनगर से, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में घटी घटना का मामला और गोरखपुर मंडल के डीआईजी राकेश मोदक ने किया निरीक्षण। घटनास्थल का डीआईजी राकेश मोदक ने जायजा लिया। डीएम और पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश दिए गए। पटाखा फैक्ट्री हादसे के बाद कस्बा चौकी पर हो चुकी है निलंबन की कार्रवाई। तो गोरखपुर मंडल के डीआईजी राकेश मोदक ने जायजा लिया है घटनास्थल का और कुशीनगर से यह खबर है कि डीएम और पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश दिए गए हैं। तो अवैध पटाखा फैक्ट्री में घटी घटना का ये पूरा मामला है। पटाखा फैक्ट्री हादसे के बाद कस्बा चौकी पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। अवैध पटाखा फैक्ट्री में घटी घटना का ये पूरा मामला है। तो पटाखा फैक्ट्री हादसे के बाद कस्बा चौकी पर हो चुकी है निलंबन की कार्रवाई और ऐसे में अभी एक जांच भी बैठा दी गई है। अवैध पटाखा फैक्ट्री के घटी घटना का ये पूरा मामला है। गोरखपुर मंडल के डीआईजी राकेश मोदक ने यह निरीक्षण किया। साथ ही साथ यहां पर एक्शन लेते हुए जो संबंधित चौकी है उस पर कार्रवाई की गई है। खबर मेरठ से, जहां पर अवैध बैडमिंटन कोटिंग भट्टी के अंदर ब्लास्ट हुआ। बैडमिंटन कोटिंग भट्टी में ब्लास्ट से 3 लोग घायल हो गए हैं। घायल 3 मजदूरों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रिहायशी कॉलोनी का यह पूरा मामला है, जहां पर यह घटना घटी, ब्लास्ट हुआ। आपको बता दें कि बैडमिंटन कोटिंग
भट्टी में ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट के बाद जो स्थिति वहां पर मौके पर थी उस तस्वीरों को आप देख सकते हैं। सब कुछ तहस नहस यहाँ पर है। 3 लोग यहाँ पर मजदूर जो थे काम कर रहे थे वो इसकी चपेट में आए। एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, 2 अभी फिलहाल खतरे से बाहर है। तो वहीं बागपत से खबर कि धरना दे रहे किसान की मौत हो गई। जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय परिसर में किसान की मौत हुई। एक किसान की हालत बेहद गंभीर है। नया गन्ना क्रय केंद्र खोलने की जा रही है मांग। अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे थे तो जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय परिसर में किसान की मौत हो गई। एक किसान की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि नया गन्ना क्रय केंद्र खोलने की मांग भी की जा रही है। जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय परिसर में किसान की मौत हो गई। धरना दे रहे किसान की मौत हुई। बागपत का ये पूरा मामला है। तो जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय परिसर में किसान की मौत हुई है। जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय परिसर में किसान की मौत हुई है। तो धरना दे रहे किसान की मौत हो गई है। गन्ना क्रय केंद्र को लेकर ये पूरे धरना दे रहे थे और उसी के बाद उसी मौके पर इनकी मौत हो गई। तो जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय परिसर में किसान की मौत हुई है। संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, धरना दे रहे किसान की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। जिनकी हालत गंभीर है पहले तो उनके बारे में जानकारी दें, उनकी सेहत अभी कैसी है और फिलहाल अब किसानों का क्या कहना है? तो विकास से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से हमारे साथ विकास जुड़ गए हैं। विकास, अभी जो किसान की हालत गंभीर है उसकी स्थिति कैसी है, साथ ही साथ किसानों का अब क्या कहना है इस पर? जी, हम बता दें कि आज बागपत के अंदर विकास गन्ना अधिकारी के यहाँ पर एक गन्ना किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें एक किसान की मौत हो गई है। 5 दिन से चल रहा है इस धरना प्रदर्शन में। आज एक किसान की मौत हो गई तथा दूसरे किसान की हालत गंभीर है, जिसे एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि गन्ना केंद्र के लिए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें अधिकारी से मांग थी कि बागपत जनपद के गादी गांव के अंदर 2 पक्षों में कुछ दिनों पहले झगड़ा हुआ था, जिसमें एक की मौत हो गई थी। इसी कारणवश एक गन्ना केंद्र को गांव से बाहर लगवाना चाहते थे। इसी ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिस धरना प्रदर्शन में एक किसान की मौत हुई है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने काउंटडाउन शुरू कर दिया है। ऐसे में ग्राम प्रधानों में किस तरह की हलचल है, इस बारे में हमारे लखीमपुर खीरी तहसील निघासन रिपोर्टर सुरजीत सिंह ने ग्राम पंचायत दुबहा के प्रधान पुत्र से खास बातचीत की थी। निघासन ब्लॉक की ग्राम पंचायत दुबहा के प्रधान पुत्र हमारे साथ में है इरफान अली। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने अपने क्षेत्र में कैसे विकास कार्य करवाए हैं और विकास कार्य कराते समय किन किन व्यवधानों का इनको सामना करना पड़ता है। इरफान अली जी, बताइए आप। पिछले प्रधानी से पहले जो इससे पहले पीरियड का था, 5 साल का जो पीरियड रहा, उसमें मेरी माताजी क्षेत्र पंचायत सदस्य रही, जिसका हमको लाभ मिला और जनता ने हमको चाहा तो दोबारा प्रधान पद पर जिता दिया, जिसमें जो है प्रधान पुत्र होने के नाते से मैं अपनी माताजी का कार्यकाल देख रहा हूँ, जो कि विकास से जाना जाता है। जैसे कि मैं अपनी पंचायत में लगभग 300 आवास कंप्लीट करा दिए हैं, जो कि 2011 की सूची में थे, वो सब
खत्म हो चुकी सूची है, अब आगे आवास प्लस की सूची चालू है, जिसमें भी हमको 40-42 आवास इसमें मिल रहे हैं। और इंटरलॉक का काम निहासन टू पलिया मार्ग से सटा हुआ गांव मेरा है, जिससे हाईवे से ही हम अपने इंटरलॉक को ले गए हैं, जो कि जन्नालाल वर्मा के घर तक पहुंच चुकी है। दूसरा एक चौड़ीकरण का काम हुआ है, जो हमारे मेला गेट से पलिया टू निहासन रोड पर चौराहा, दुबहा चौराहा नाम से जाना जाता है, वहां पर चौड़ीकरण हुआ इंटरलॉक का, जिसका जो है बाजार वाली पुलिया तक हो चुका है। और गांव के भी अंदर कई इंटरलॉक ऐसे हुए हैं जो कि बहुत चौड़ीकरण कराए गए हैं, और बहुत ही जनता को विश्वास है कि अच्छे कार्य हो रहे हैं। जनता आपसे कितना खुश रहती है? मैं तो परिवार के रूप में अपनी जनता को मान रहा हूँ, और परिवार है मेरा। मैं एक मुखिया के रूप में हूँ, गार्जियन के रूप में हूँ। हम तो ये चाहते हैं कि सारा जितना ये ग्राम पंचायत मेरी जितनी है, वो सारे मेरे परिवार है, परिवार से हम जुड़े हैं, और मुझको पूरा विश्वास है कि ये परिवार मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। अब ग्राम पंचायत का चुनाव आ रहा है, आपकी क्या योजना है? आगे के लिए क्या तैयारी है आपकी? तैयारी सर तो यह है कि ग्राम पंचायत का चुनाव लगभग करीब आ चुका है। हमको अपने पर बस इतना ही विश्वास है कि जो मैंने अगर अच्छे कार्य किए होंगे तो जनता हमको दोबारा भी चुनेगी। बचे हुए कार्य जो हैं वो मैं अपनी कार्य योजना में डाल रखा हूं, पहले से कराए भी जा रहे हैं, चल भी रहे हैं, कराए भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान अली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ वन इंडिया से सुरजीत सिंचाई। निहासा ब्लॉक की ग्राम पंचायत विभाग के प्रधान पुत्र हमारे साथ में है इरफान अली, हम इनसे जानना चाहें। तो वहीं आपको बताएं आगे एक और खबर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। गोंडा से खबर, लापता युवक का शव मिला है। 5 दिन से लापता था यह युवक और आम के पेड़ से लटका हुआ मिला इसका शव। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। कोतवाली देहात के जगदीशपुर गांव का यह मामला है। 5 दिन से लापता था यह युवक और आज इसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला। गोंडा के अंदर ही 5 दिन से ये युवक लापता था। लगातार पुलिस तलाश भी कर रही थी, लेकिन अब ये गुत्थी और ज्यादा उलझ गई है कि किसने इसका अपहरण किया और आखिर क्यों ये पेड़ से लटका हुआ मिला, क्यों इसकी हत्या कर दी गई। तो गोंडा के अंदर 5 दिन से लापता युवक का शव मिला है, पेड़ से लटका हुआ शव बरामद हुआ। तो वहीं उत्तर प्रदेश में पहला मामला है जब सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी का खुलेआम टेंडर जारी किया गया। मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल क्षेत्र में एक युवक की ओर से हाथ में पिस्टल लेकर फोटो अपने फेसबुक अकाउंट पर डाल दी गई है। वहीं भड़काऊ पोस्ट डालने के साथ ही धमकी, कुटाई, घायल और मारने के लिए रेड खोलने की पोस्ट वायरल होने से पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने पोस्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पिस्टल के साथ अपनी सेल्फी लेकर फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट के साथ डालने और बंदे कूटने से मारने तक के रेड खोलने की पोस्ट वायरल करना उस समय महंगा पड़ गया, जब पुलिस ने जानकारी होते ही मामले का संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पोस्ट डालने वाले युवक का पता किया तो उसकी पहचान चौकड़ा निवासी एक युवक के तौर पर हुई है। ये अभी मेरी जानकारी में आया है, मुझे भी किसी ने व्हाट्सएप किया है कि एक युवक है, नवयुवक है जो 18-19 साल का, एक सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में कोई अवैध असला या वैध है अवैध है, वो अभी जांच का विषय है, वो देखने से अभी कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। और उसने कुछ आपत्तिजनक बातें भी उसमें की हैं, जो कि ग्राम चोकड़ा का बताया जा रहा है कि ग्राम चोकड़ा का रहने वाला है। इसके संबंध में मैंने अभी एसओ चरथावल जो है उनको निर्देशित किया है, वो उस मामले की जाँच कर रहे हैं और शीघ्र अतिशीघ्र इसमें जो भी है तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और इसमें कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। ये अभी मेरी तो आपको बता दें, ये जो ऐड देख रहे हैं आप, ये एक ऐड डाला गया फेसबुक के ऊपर और जैसे ही फेसबुक के ऊपर ये ऐड वायरल होना शुरू हुआ, तुरंत ही पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया। इस युवक की भी पहचान कर ली गई है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
गाजियाबाद से खबर, जहां पर महिला से चेन की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रताप बिहार में बदमाशों ने लूट की है और सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस। थाना विजयनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ये तस्वीर आप देखिए, प्रताप बिहार में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो गाजियाबाद के प्रताप बिहार में आज चेन लूटी गई। प्रताप बिहार के अंदर बदमाशों ने चेन छीनकर फरार हो गए। एक बाइक सवार बदमाश आता है, चेन छीनकर फरार हो जाता है। तो ये खबर गाजियाबाद से थी, लेकिन अब ग्रेटर नोएडा की हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर महिला से लूट की गई है। महिला से चेन की ठीक इसी तरह लूट की गई। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर कैद हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दी इस घटना को दिया। B-2 थाना क्षेत्र के पास की घटना है, जहां पर एक नारियल पानी के ठेले पर खड़ी थी महिला और उसके साथ चेन लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। तो महिला से चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, बाइक सवार बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। पहली की तस्वीर जो गाजियाबाद के अंदर सामने आई, जहां पर एक बाइक सवार ने चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया। दूसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है, जहां पर चेन की छिनैती की गई है। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद से सामने आई। आज महिलाओं से चेन छीनने की कई वारदातें देखी गई। तो वहीं ताजनगरी आगरा में तेजाब पीड़ित महिलाओं को सम्मान दिलाने वाले शिरोज हैंगआउट कैफे में लॉकडाउन के बाद कुछ अलग माहौल देखने को मिला। एसिड अटैक का सर्वाइवर मधु का करवा चौथ का व्रत है और आज उसकी सारी सहेलियों ने उन्हें अलग तरह से तैयार होकर पूजा करने के लिए टिप्स दिए हैं। मधु भी मुस्कुराकर उनके चुलबुलेपन में खुद शामिल हो गई। बातचीत के दौरान मधु ने बताया कि उनके पति अनिल की चाय की दुकान है, उन पर 1997 में एसिड अटैक हुआ था और अब वो यहाँ आकर एक सम्मान भरी जिंदगी जी रही है। तो वहीं पूरे देश में अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए पत्नियों ने व्रत रखा है। तो वहीं बिजनौर के शादीपुर गांव से एक मामला ऐसा भी सामने, जहां अपने पति की जान बचाने के लिए एक महिला ने अपने पति को किडनी डोनेट करने का निर्णय लिया। 8 नवंबर को मेरठ में महिला अपने पति को किडनी डोनेट करेंगी। दरअसल महिला के पति पेशे से किसान हैं और लंबे समय से बीमार हैं। डॉक्टर्स ने के जांच करने पर पता लगा कि उनके दोनों किडनी खराब हैं और काम करने के लायक नहीं है, जिसके बाद महिला ने पति को अपनी किडनी देने का निर्णय लिया है। तो यूपी विशेष में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।